नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि भाई ये ESR यानी इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, इस टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है किसी डॉक्टर के लिए, एक मरीज़ की रिपोर्ट में अगर ये बढ़ा हुआ है या ये घटा हुआ है तो इसके पीछे कौन से कारण हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट्स में ये बढ़ा हुआ है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बात समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। मेरी बात समझ में आए तो हमेशा की तरह थम्स अप दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए जुड़िए, मिलते हैं और आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये ESR क्या होता है। ESR का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट क्या है? जो हमारे RBCs हैं यानी लाल रक्त कोशिकाएं। जब हम ब्लड को एक पेशेंट के अंदर से कलेक्ट करते हैं, एक ट्यूब में डालते हैं, उसके बाद जितनी तेज़ी से ये RBCs यानी लाल रक्त कोशिकाएं एक साथ जुड़कर रॉलेक्स फॉर्मेशन करके जुड़ के आप जैसे जैसे सेटल होते हैं, तो जितनी तेज़ी से सेटल होते हैं उसको हम बोलते हैं ESR यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब बेसिकली इस टेस्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, इसे इस तरह समझिए कि भाई ESR एक एक्यूट फेस रिएक्टेंट है। एक्यूट फेस रिएक्टेंट मतलब आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशंस या आपकी बॉडी में होने वाले क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक बायोमार्कर है। बायोमार्कर का मतलब हुआ जैसे CRP हम टेस्ट करते हैं, CRP एक बायोमार्कर है, उसी तरह जो हमारा ESR है ये भी एक बायोमार्कर है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है किसी डॉक्टर के लिए समझिए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है, कोई सूजन आती है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो हमारे RBCs होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो क्या होता है, जब हमारे RBC को इकट्ठा होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होना पड़ेगा तो हमारे RBC के सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन्स आके अटैच हो जाते हैं और ये प्रोटीन्स इकट्ठा होके सारे RBC को एक साथ कॉइन शेप में इकट्ठा कर लेते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं और उसके बाद ये सारे RBCs धीरे धीरे करके सेटल होते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा आपके ब्लड के अंदर उतना ही ज़्यादा आपका ESR होगा। और प्रोटीन कब सिक्रीट होगा? जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। तो बेसिकली ESR क्या है? एक आपके इन्फ्लेमेशन का मार्कर है जो बताता है शरीर में सूजन कितनी ज़्यादा है या इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में दिक्कतें आ रही हैं। अब एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि ये टेस्ट आपको कहाँ कराना चाहिए और किन लैबोरेटरीज़ में कराना चाहिए। देखिए ESR हमेशा आप लोग अपने लोकल लैबोरेटरीज़ में कराएं। अब जो ब्रांडेड लैबोरेटरीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांडेड लैबोरेटरी है वहाँ पर ESR टेस्ट की वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पर जो एनालाइजर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक एनालाइजर्स होते हैं। वहाँ पर जो टेस्टिंग आती है दैट इज़ PCV यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, पर उससे ज़्यादा बेटर इन्वेस्टिगेशन है हमारा ESR। इसीलिए हमें इस ESR को एक लोकल लेबोरेटरी में कराना चाहिए। कोई भी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जिनकी अपनी लेबोरेटरी है वहाँ पर जाकर अगर आप ब्लड देते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो ESR की रिपोर्ट आती है वो लेते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी एज कम्पेयर टू किसी और ब्रांडेड लेबोरेटरी से। इसलिए आपको ये टेस्ट हमेशा लोकल पैथोलॉजी में कराना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ESR के वैल्यूज़ के बारे में। देखिए अगर आप ESR की वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं पेशेंट के एज के ऊपर और सेक्स के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे सेक्स की। देखिए मेल्स के अंदर हमेशा ESR कम रहेगा एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर आप एज रिलेटेड बात करें तो अगर आपकी एज 50 ईयर्स से कम है तो मेल्स के अंदर जो ESR रहेगा वो लगभग 15 mm/h तक रह सकता है नॉर्मल। इसी तरह फीमेल्स के अंदर 20 mm/h तक रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी एज यहीं पर 50 ईयर्स एंड अबव है तो मेल्स के केस में ये जो ESR है ये 20, 22, 24 तक भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल्स के केस में ये मैक्सिमम 30 तक भी रह सकता है। इसके अलावा जो हमारी फीमेल्स हैं उसमें अक्सर ESR ज़्यादा बढ़ा हुआ इसलिए होता है क्योंकि जब मेंसेस हो रहे होते हैं, मेंस्ट्रुएशन, उस समय ESR बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका ESR बढ़ सकता है। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि ESR को जो है कम कर सकती हैं। जैसे अगर आप कोई स्टीरॉयड ले रहे हैं, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ले रहे हैं, कोई किसी तरह का आप एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका ESR फॉल कर जाएगा क्योंकि वो प्रोटीन्स को, उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने
बनने की कोशिश करेगा। बच्चों के केस में जो ESR है वो अक्सर हमेशा कम ही पाया जाता है और वो लगभग 0 to 10 के बीच में वेरी करता है mm/h, अगर हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो। सो दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ ESR जो कि आपको मिलेगा। अब सवाल उठता है एक डॉक्टर के लिए ESR की क्या सिग्निफिकेंस है, हमें क्यों कराना चाहिए। भाई देखिए, पहली बात तो समझिए, मरीज़ जब हमारे पास आएगा और जो लक्षण बताएगा उस पर हमें ESR टेस्ट कराना चाहिए। कौन कौन से लक्षण हैं, जैसे सपोज़ आपको फीवर हो रहा है, आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी शरीर तप रहा है, अगर आपके टेम्परेचर नॉर्मल्स हैं लेकिन आपके टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद भी आपका शरीर आपको ज़्यादा तपा हुआ महसूस होता है, आपको स्टमक एक बार बार हो रहा है, आपको हेडेक बार बार हो रहा है, आपको बॉडी पेन्स बार बार हो रहे हैं, आपको बॉडी पेन के अटैक्स आ रहे हैं, आपको फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, या आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से हो गया है, बहुत समय से आपको पेट संबंधी परेशानी है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या तो बहुत ज़्यादा है, नहीं तो डायरिया बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, या ऑल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो सकता है आपको ब्लड वॉमिटिंग आ रही हो, या हो सकता है आपको जो ब्लड है वो स्टूल्स के थ्रू पास हो रहा हो, या फिर आपको जुकाम खांसी ये सब बार बार हो जा रहा है, रिकरेंटली हो जा रहा है। तो ऐसी सारी कंडीशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी कंडीशंस में हमें ESR टेस्ट कराना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे मरीज़ की क्या स्थिति है। अब हमारा पेशेंट के अंदर इस ESR की सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई अगर हमारे पेशेंट का ESR बढ़ा है, दैट मीन्स हमारे पेशेंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है जिसकी वजह से मरीज़ को ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में अगर ESR डाउन है तो उसकी अलग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अलग अलग बीमारियों में ESR डाउन भी हो सकता है, दवाइयों की वजह से भी ESR डाउन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट आया, उसने हमें कुछ सिम्टम्स बताए, उसने हमें ये डिस्क्लोज नहीं करा वो कौन सी दवा खा रहा है, लेकिन अगर हमने 2 बार ESR कराया, हमें दोनों बार उसका ESR कम मिल रहा है, उसकी डायग्नोसिस के मुकाबले कम है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पेशेंट हमसे झूठ बोल रहा है, वो कुछ ऐसी दवा खा रहा है जिससे उसकी ESR, उसकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आ रहा है। तो कुल मिला के शॉर्ट में बात करूं तो एक डॉक्टर के लिए इसकी सिग्निफिकेंस है डायग्नोसिस कुछ हद तक, और प्रोग्नोसिस यानी मॉनिटरिंग कि हमारा पेशेंट कैसा प्रोग्रेस करेगा। अब देखिए, ESR के अंदर 2 चीज़ें आपको समझनी चाहिए। नंबर 1 है स्लो राइजिंग ESR एंड नंबर 2 इज हाई राइजिंग ESR। हाई राइजिंग ESR का मतलब क्या होता है, अगर आपके शरीर के अंदर कुछ ब्लड रिलेटेड परेशानियां हैं, जैसे मल्टीपल माइलोमा हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, काला आजार जैसा कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इन कुछ बीमारियों के अंदर जो ESR है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसी तरह जो दूसरा फैक्टर है उसे हम बोलते हैं स्लो राइजिंग ESR। स्लो राइजिंग ESR कैसे, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई रिसेंट इन्फेक्शन आया है, या आपको कोई मेजर इन्फेक्शन है जैसे कोविड हुआ आपको, या फिर आपकी बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या आपको कैंसर जैसी कोई परेशानियां हैं, अगर स्लो राइजिंग है कुछ केसेस में, तो जैसे फीमेल्स में अनीमिया, क्योंकि पेशेंट्स को फीमेल्स को ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर अनीमिया की वजह से पेशेंट्स का जो ESR है वो स्लो राइजिंग होता है। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि आपके पेशेंट की जो डायग्नोसिस है और जो मॉनिटरिंग है आप उसे किस तरह देखते हैं, मरीज़ आपका किस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। तो जब स्लो राइजिंग ESR होगा, आप दवाइयाँ देंगे तो धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही धीरे धीरे कम भी होगा। और अगर कुछ ऐसी बीमारी जिसमें हाई राइजिंग ESR है, बहुत तेज़ी से रैपिडली प्रोग्रेसिव है, तो यहाँ पर कुछ अलग तरह की दवाइयाँ, कुछ अलग तरह का मैनेजमेंट करना पड़ता है, जो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट एंड फ्रॉम डायग्नोसिस टू डायग्नोसिस। अब सवाल उठता है, अगर आपका ESR बहुत ज़्यादा आई है रिपोर्ट्स में, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर ESR हाई है दैट मीन्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना चाहिए। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर TDS, मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में, वाटर TDS की बहुत वैल्यू है। जो आप पानी पी रहे हैं उसका TDS मेजर करिए, अगर वो TDS 150 to 200 के बीच में है तो बहुत बेहतर है। अगर 150 से नीचे जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर पानी में TDS कम होने की वजह से डिहाइड्रेशन होगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको पानी में से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आपका पानी का TDS 150 to 200 के बीच में होना चाहिए। दूसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स कौन से, फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट। कोई भी सिट्रस फ्रूट जैसे कि मौसमी हो गया, कीवी हो गया, या फिर आपके अंगूर हो गए, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स होते हैं जो आपको लेने चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन C आपको लेना चाहिए। इसके अलावा विटामिन A से आपको बचना चाहिए। अगर आप विटामिन A ले रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आपको उसे प्रिवेंट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और
आपको जो इन्फ्लेमेटरी फूड्स, हमने पहले फ्रूट्स की बात करी, अब हम फूड्स की बात करें। फूड्स कौन कौन से? इन्फ्लेमेटरी फूड्स में गेहूं आज की समय में लोगों के लिए एक हाई इन्फ्लेमेटरी फूड है। अगर आप गेहूं का आटा ज़्यादा खा रहे हैं, रेगुलरली खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। आपका ESR आपकी बीमारी के हिसाब से बढ़ सकता है और आपको ये प्रिवेंट करना चाहिए। ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से हो सकता है। इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की वजह से एलर्जी है, फॉर एग्जाम्पल किसी को मिल्क एलर्जी है, आपको मिल्क अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को किसी और चीज़ से एलर्जी है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कोई किसी को कहता है खीरे से एलर्जी है, कोई कहता है अरहर की दाल से एलर्जी है, कोई कहता है अदरक से एलर्जी है, जिनकी रिपोर्ट्स में निकल के आता है बेसिकली। तो ऐसे में आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी फूड्स आपको अवॉइड करनी चाहिए और एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स आपको लेने चाहिए। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दवाइयों के बारे में। देखिए, दवाइयों का सिलेक्शन, अगर आपका ESR ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कोई डॉक्टर क्लेम कर रहा है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन ले लो आपका ESR कम हो जाएगा, तो ऐसे किसी भी क्लेम्स के ऊपर आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये सारे गलत क्लेम्स हैं, बिकॉज ESR केवल एक बायोमार्कर है। ये सिर्फ इतना बता सकता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ रही है, इस वजह से आपको एक प्रॉपर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए। ये सिर्फ इतनी सी बात बताता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ESR को कम करने के लिए कोई स्पेसिफिक दवा के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में सोचना बेकार है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी थी, संक्षिप्त में दी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। आपको मेरी बात समझनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके रिपोर्ट्स में ESR बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर ही है जो आपकी मदद कर सकता है। आप अपनी खुद की मदद करने की कोशिश ना करें, हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए और इससे ट्रीटमेंट के ऊपर, पेशेंट के ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं तो हमेशा की तरह थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और अगर बात समझ में आई हो तो ये वीडियो जनहित में लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पहली बार देखा है, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।